गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत। हाँ, कैसे हो बताओ आप? कम्युनिटी पूरी होने वाली है, थोड़ी क्लासें बची है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इधर आओ, देखो जो चीज़ पढ़ी हुई है उसका डिस्कशन कर लें आज। फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे थे हम लोग। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट कैंटीन फैसिलिटी, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना था। कैंटीन होनी चाहिए। 250 वर्कर अगर काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। 500 वर्कर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। 1000 वर्कर काम कर रहे हैं तो 14 ईयर ओल्ड वर्कर का कोई भी काम, किसी कोई लेबर काम उससे नहीं करवाना है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी शायद। कितना घंटा काम करवाना है? एक वीक में 48 आवर से ज़्यादा नहीं करवा सकते। एक दिन में 9 आवर से ज़्यादा नहीं करवा सकते। ये रूल कहता है। आपके नर्सिंग का रूल भी यही है। वीकली हॉलीडे होना चाहिए फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। 20 दिन में एक छुट्टी मिलना कंपलसरी है, ये फैक्ट्री एक्ट कहता है। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। ठीक है। अब ईएसआई एक्ट कब आया था? ये सबसे फेमस सवाल। ईएसआई एक्ट कब आया था? ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कब आया था? 1948 को आया था। वैसे ईएसआई का मीनिंग क्या होता है? ईएसआई का मीनिंग क्या होता है? जैसे देख लो, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, ये कोई सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, इसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, इसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। इनकी हेल्थ फैसिलिटी को, इनमें काम करने वाले वर्कर को ईएसआई का इंश्योरेंस किया जाता है। उनमें काम करने वाले प्योर गवर्नमेंट के नहीं होते, जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, उनमें काम करने वाले वर्कर का इंश्योरेंस किया जाता है, उसको ईएसआई कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है? अब ईएसआई का मतलब होता है वर्कर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वर्कर। वर्कर का मतलब यहाँ बोल दो लेबर, काम करने वालों को लेबर बोला गया है। तो इनका जो हेड होता है ईएसआई का, यूनियन लेबर मिनिस्टर, केंद्रीय श्रम मंत्री। श्रम मतलब केंद्रीय श्रम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। सीनियर आईएएस होता है, जो लेबर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होगा। ये पॉलिटिकल हेड होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ईएसआई का। इसको पॉलिटिकल हेड बोलते हैं ईएसआई का, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोलते हैं, क्योंकि ये चुनाव जीत के आया हुआ है, ये एग्जाम पास करके बना है। सीईओ और उसके नीचे 4 प्रिंसिपल ऑफिसर होंगे। एक जो इंश्योरेंस का काम देखेगा उसको बोलेंगे इंश्योरेंस कमिश्नर। एक मेडिकल और हेल्थ के बारे में देखेगा उसको बोलेंगे मेडिकल कमिश्नर। एक कितना बीमा है, कितना इंश्योरेंस है, कितना पैसा देना है, क्या लॉस चल रहा है, क्या प्रॉफिट है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें देखेगा
उसको बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। और एक सब कुछ मिला के जो काम देखेगा उसको बोले एक्चुअरी कमिश्नर। क्या समझे? ईएसआई के अंदर सबसे हेड होता है यूनियन लेबर मिनिस्टर। सेकंड नंबर वाइस चेयरमैन होता है, तो सेक्रेटरी होता है, सीनियर आईएएस होगा, वो आपको पता होगा। एक सीईओ होता है, उसके अंडर में 4 प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं। कितने? 4 प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं 4। इंश्योरेंस, मेडिकल, फाइनेंशियल, एक्चुअरी, जो उसका नाम है वही उनके काम है। इसमें सवाल क्या आएगा? अभी तक कुछ भी नहीं, बस इतना ही सवाल है, ईएसआई एक्ट कब बना था, बस। और हेड कौन होता है? लेबर मिनिस्टर। 2 ही सवाल है, बाकी कुछ सवाल आपके क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं पूछे जा सकते। फिर फाइनेंस किसके द्वारा चलाई जाती है? कुछ पैसा एम्प्लॉय देते हैं, काम करने वाले वर्कर देते हैं। कुछ पैसा जिसमें आप काम करते हो, इंस्टीट्यूट, दैट्स कॉल, काम करने वाला इंस्टीट्यूट। जैसे मान लो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो कुछ आपकी सैलरी में से कटेगा, कुछ ये देगा। तो आपकी सैलरी में से कितना कटेगा? 1.75 डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का, 4.75 होता है इंस्टीट्यूट का। तो ऐसे दोनों मिलके ये क्वेश्चन बन गए कि ईएसआई की कैटेगरी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होता है, दोनों क्वेश्चन बन गए। ज्यादा इंस्टीट्यूट का, एम्प्लॉयर का मतलब है इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय का मतलब है वो वर्कर जो उसी एम्प्लॉयर में काम करता है। ठीक है। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का मतलब क्या होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं तभी बताऊंगा चेतना जब मेरी स्वेलिंग कम हो जाएगी। अभी स्वेलिंग कम नहीं हुई है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अकॉर्डिंग टू ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट, अगर डिलीवरी होती है तो 26 वीक की छुट्टी देता है, एबॉर्शन होता है तो 6 वीक की छुट्टी देता है, 30 दिन की ऐसे ही छुट्टी मिल जाती है सिकनेस की। और मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी मिलती है जो पेएबल होती है, ये सवाल पूछ सकते हैं। ईएसआई के अकॉर्डिंग पेएबल मैक्सिमम छुट्टी कितने दिन की मिल सकती है? 91। मैटरनिटी में कितनी छुट्टी मिलती है? 26 वीक। मिसकैरेज में कितनी मिलती है? 6।
91 डे की छुट्टियां मिलती है मैक्सिमम, दैट्स कॉल्ड पेएबल। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ वर्म इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फटाफट, वर्म इन्फेस्टेशन। वर्म इन्फेस्टेशन का मतलब पेट में कीड़े वाला पैरस इन्फेक्शन। ये कौन कौन से होते हैं वर्म इन्फेस्टेशन? एक होता है राउंड वर्म जिसको बोलते हैं एस्केरियसिस, एक होता है थ्रेड वर्म जिसको बोलते हैं एंटरबायोस, एक होता है हुक वर्म जिसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोम, एक बोलता है टैप वर्म, ये आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी वापस लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम की वजह से। एक होता है गोनिया वर्म जिसको बोलते हैं ड्रंकिन कोलेरिसिस मीडियनिस की वजह से होता है। इनमें से क्या सवाल आएगा, मैं एक एक के बारे में आपको बता रहा हूँ। राउंड वर्म एस्केरिसिस, थ्रेड वर्म एंटरबायोसिस, हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोम्स, tapeworm Taenia saginata or solium is very important exam point of view. Tapeworm is very important exam point of view. एक राउंड वर्म और एक ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं भी बता दूंगा आपको जो जो पूछा जाएगा। नंबर 1 हेडिंग लगाओ राउंड वर्म। देखो एक बात सुनो, राउंड वर्म मेल भी होता है, राउंड वर्म फीमेल भी होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, मेल की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सारा खेल फीमेल का। इसमें भी जो ज़्यादा लेंथ वाला होगा वो फीमेल होगा। राउंड वर्म कैसा होगा? राउंड होगा, एकदम पतला सा होगा, पिंकिश कलर का होगा, 10 to 20 इंच लंबा होगा। और आपको पता है पेट में कीड़ा, इसका मतलब किसको इन्फेक्शन किया, किसको इन्फेस्टेड किया? इसको इंटेस्टाइन को इन्फेक्टाइड किया, इंटेस्टाइन में जाएगा, इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मोस्ट कॉमन हेलमिंथिस इन्फेस्टेशन, देखो राउंड वर्म, रिंग वर्म, टैप वर्म, सारे में मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन कौन सा है? मोस्ट कॉमन कौन सा है? राउंड वर्म। किसकी वजह से होता है? एस्केरियसिस की वजह से होता है। इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन सा है? राउंड वर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, किसकी वजह से होता है? ये 3। किसको अफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को। होता किस में है? ह्यूमन बॉडी में। कैसे फैलता है? फीको ओरल रूट से ज्यादा फैलता है, ये सबको ही पता है। कम्युनिकेबल पीरियड, जब तक स्टूल में कोई भी फर्टाइल वर्म जिंदा है तब तक वो ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब जब तक स्टूल में एक भी फर्टाइल आ गया दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव, और सारे नहीं आएंगे until all fertile female are destroyed and stool are negative. हो गया, बाद में लिखते रहना आप लोग, है ना। ठीक है, बाद में लिखते रहना आप। ये समझ में आ गई बात, राउंड वर्म वाली एस्केरियसिस, क्योंकि पेट में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट कॉमन। मैनेजमेंट कैसे करोगे? अरे भाई खुले में ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट। और किसी को हो गया तो फीको ओरल रूट से फैल रहा है तो ओपन डेफिकेशन को फ्री कर दो, और हैंड वॉशिंग अच्छा रखो, सैनिटाइजेशन अच्छा रखो, हो गया पीरियड फ्री। तो मैनेजमेंट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल, ओपन डेफिकेशन, बस
साइन सिम्टम पेन एब्डोमन, क्यों स्पाज्म आएगा, डायरिया क्यों, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बेचैनी, वीकनेस, इम्पेयर्ड कॉग्निशन, कफ, स्प्यूटम, इयोसिन, जब कोई बॉडी में एलर्जी होती है, जब कोई इचिंग होती है, जब कोई फॉरेन बॉडी आता है तो इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाते हैं। तो इयोसिनोफिलिया, जब भी ग्रेनुलोसाइट बढ़ते हैं उसके पीछे साइटोसिस नहीं लगता। देखो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसकी नंबर बढ़ जाए, इसकी नंबर बढ़ जाए तो इसके पीछे साइटोसिस लगता है। लेकिन इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल बढ़ जाए तो इसके पीछे साइटोसिस नहीं लगता, इसके पीछे फीलिया लगता है। इयोसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया, जब ग्रेनुलोसाइट के नंबर बढ़ जाए तो फीलिया लगता है। तो इयोसिनोफिल के नंबर बढ़ गए, नंबर ऑफ इयोसिनोफिल इंक्रीज, दैट्स कॉल्ड इयोसिनोफिलिया ड्यू टू एलर्जी, ड्यू टू एलर्जी। रेसेज आएंगे एलर्जी की वजह से। प्रिवेंशन, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, ओपन डेफिकेशन। ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल, 10 फरवरी को डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट करते हैं इसी ड्रग के लिए। 2 साल से छोटा बच्चा है 200 mg, 2 से बड़ा है 400 mg, 2 से छोटा है 200 mg, 2 से बड़ा है 400 mg स्टेट, 400 mg स्टेट देनी है सिरप। सेकंड वन हुकवर्म। हुकवर्म को माइनर एनीमिया, ब्रिक मेकर एनीमिया, टनल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन कैसी होती है, टनल शेप की होती है, तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो टनल डिजीज। हल्का सा एनीमिया, क्योंकि कीड़ों की वजह से माल एब्जॉर्प्शन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आप फैट खाओगे, इसका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सही से डाइजेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। पेन एब्डोमेन के साथ साथ में एनीमिया होता है, इसीलिए इसको माइनर एनीमिया, ब्रिक मेकर और टनल डिजीज बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, इसके लिए 2 पॉजिटिव एजेंट है, एक होती है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनली और एक होता है नेकेटर अमेरिनिकस। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, इसमें भी आपको याद रखना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड दोनों का अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनली दैट्स कॉल्ड एन, नेकेटर अमेरिनिकस दैट्स कॉल्ड एनए। AD का अलग है, NA का अलग है, दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। इसको भी सेम, ये भी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, सेम सिस्टम है, सेम ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन फर्क क्या है, ये भी फिशेस से फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो निकेटर अमेरिकनस है उसका 7 वीक, जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल है उसका 5 वीक टू 9 मंथ। दोनों में मैंने क्या बताया, NA का 7 वीक, इसका है 7 वीक इंक्यूबेशन पीरियड, अगर इसकी वजह से हुआ तो इसका 5 वीक से 9 मंथ। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं एनीमिया, क्योंकि अब्जॉर्प्शन डाइजेशन सही नहीं हो रहा इसलिए। Reservoir human infected through feces
इंक्यूबेशन पीरियड दोनों का अलग अलग बता दिया। साइन सिम्टम वही एनीमिया, यूसिनोफिलिया। एब्जॉर्प्शन, कोई भी चीज खाओगे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा, इचिंग, रेसेज, एब्डोमिनल पेन, सिंपल बात है। प्रिवेंशन, ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, मेडिकेशन अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आयरन सप्लीमेंट, टैप वॉर्म। ये देखो आ गया आपका फेमस सवाल, टैप वॉर्म। लो ममता साहू पूछ रही है यूसिनोफिलिया मींस क्या होता है। यूसिनोफिल काउंट बढ़ जाने को यूसिनोफिलिया बोलते हैं। अब टैप वॉर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है टैप वॉर्म, टैप पापा का नाम है इसके, टैप के दो बेटे, एक का नाम है सेजिनेटा, एक का नाम है सोलियम। अब मेरे को आप बताओ ये वर्ड बड़ा है या ये वर्ड बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? और दोनों में से बड़ा कौन है? सेजिनाटा बड़ा है या सोलियम? हाँ डिजास्टर कम्युनिटी में बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बहुत बढ़िया, सेजिनाटा बड़ा है। तो सेजिनाटा होता है भैंस से, सोलियम होता है पॉर्क पिग मतलब सुअर से। याद रख लोगे, भैंस बड़ी या सुअर? भैंस, तो इसका मतलब कैटल लिख दो, गाय भैंस बकरी, इधर लिख दो सुअर। तो देखो भाई, पोर्क टैपवॉर्म, टैपवॉर्म पोक से होता है, पोक का मतलब पिग। बीफ टैपवॉर्म टीनिया सेजिनाटा को बोलते हैं, किससे होता है? कैटल से होता है। बस समझ, कैटल मतलब गाय भैंस बकरी। सवाल क्या याद रखोगे? टैपवॉर्म दो प्रकार का होता है, टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम। सेजिनाटा गाय भैंस बकरी, सोलियम पॉक। इसका मतलब टैपवॉर्म पोक मैन से पिग में, बीफ मैन से कैटल। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या आपको? ये बड़ा है उसको बड़ा याद रख दो, छोटा है उसको छोटा याद रख लो, ऐसे ही सवाल आएगा। टीनिया सेजिनाटा के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, टीनिया सोलियम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? याद रहेगा, आपको रखना पड़ेगा। साइन सिम्टम देखो, साइन सिम्टम आपको समझना है हल्का सा। जब कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होगा तो एब्डोमेन अफेक्ट होगा, तो एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, जीआई सिम्टम तो होंगे ही होंगे। एक नया साइन क्या आता है जो बेसिकली चीज है, अगर ये इन्फेक्शन जब तक नर्वस सिस्टम में नहीं जाएगा तब तक उसको बोलते हैं सिस्टोसिरोकोसिस, इतना बोलेंगे, न्यूरो काट देंगे। तो टैप वर्म की वजह से पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, उसको बोले सिस्टोसिरोकोसिस। टैप वर्म की वजह से अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया तो नाम बोलेंगे न्यूरोसिस्टोसिरोकोसिस। हेडेक, सीजर, इंक्रीज आईसीपी, मतलब नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इंक्रीज आईसीपी, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया। आपने सुना कभी कि किसी पर्सन ने पत्ता गोभी, फूल गोभी खाई और उसके ब्रेन में कीड़ा घुस गया? ऐसा कभी सुना? इतना बड़ा सा पेट में कीड़ा घुस गया, ब्रेन में कीड़ा घुस गया, पत्ता गोभी खाने से, फूल गोभी खाने से, सुना है ना?
वो सेम उसी से भी यही होता है, न्यूरोसिस्टोसिरोकोसिस। तो टैप वर्म और ये दोनों टेनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम अगर बॉडी को डैमेज करे तो सिस्टोसिरोकोसिस, जब नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे तो न्यूरोसिस्टोसिरोकोसिस। तो पहले तो ये दोनों लिख दो साइन सिम्टम, एनोरेक्सिया भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। पहले इसका इंट्रोडक्शन बताया था, ये भी पूरा हो गया, इतना ही तो है। साइन हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटेल, पिप्राजिन, निक्लोसेमाइड, हो गया फिनिश। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आपने सुना होगा। हाँ, रोजा इफ्तार का टाइम हमारे यहाँ 6:55 पे है एहसान। तो 6:55 पे है तो मैं लगभग 6:40 पे क्लास छोड़ दूंगा ना, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा घर, है ना। अब बताओ स्क्रीनिंग में और डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है, आप में से कोई बताना चाहेगा? आप मेरे को बताना डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, जल्दी से बताओ देखे, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ फटाफट, लिखने का टाइम दूंगा नहीं मैं आपको। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में डिफरेंस बताओ। देखो, कोई भी पर्सन है जिसका में डाउट है, डाउट के लिए हम टेस्ट करते हैं, वो स्क्रीनिंग होता है। जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे कि पैप स्मीयर, जैसे कि स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन, ये सारे क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे कि मॉन्टेक्स टेस्ट, जैसे कि बीपी मॉनिटरिंग। भाई बीपी चेक करोगे या तो ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो कौन सा हुआ? सेकेंडरी तो हुआ, ज्यादा आएगी इसका मतलब पहले से है तो ही तो आई। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि अभी चेक की और आ गई। जब ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर डाउटफुल स्क्रीनिंग किया, डाउटफुल टेस्ट किए जाते, इसके बेस पे इसमें जिस जिसका डाउट आएगा उसको हम डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस जैसे टीबी का, डीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? मॉन्टेक्स। अब पूरी कम्युनिटी में अगर टीबी पता करनी है, कम्युनिटी में टीबी की प्रीवेलेंस चेक करनी है, तो क्या करोगे? मॉन्टेक्स टेस्ट करोगे कि भाई किस किस को टीबी हो सकती है, हुई थी या है। लेकिन डायग्नोस करता है क्या करोगे आप? स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या समझे आप? जब कम्युनिटी में टीबी की प्रीवेलेंस चेक करनी है, टोटल काउंट चेक करना है, टोटल पेशेंट चेक करना है, तो मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे और इसको उनमें से छांट के बताना है कि अभी किसको है, तो उसको स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो ये क्या हो गया? अभी किसको है? डायग्नोसिस। पूरी कम्युनिटी की प्रीवेलेंस क्या है? स्क्रीनिंग है, बस डाउटफुल पेशेंट को छांट लिए। तो क्या समझे आप? डायग्नोसिस मोर एक्यूरेट है लेकिन महंगा है, स्क्रीनिंग कम एक्यूरेट है लेकिन सस्ता है। ये ग्रुप के ऊपर किया जा सकता है, ये एक पेशेंट के ऊपर किया जाएगा, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। आगे समझ में? कम्युनिटी में टीबी की प्रीवेलेंस चेक करने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, और वहीं कंफर्मेटरी के लिए डायग्नोसिस में स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी किया जाएगा।
हो गया। अब मेरे को बताओ स्क्रीनिंग के बारे में बात सुने। स्क्रीनिंग कितने पर स्क्रीन के क्राइटेरिया कितने होते हैं? यहाँ से एक सवाल आएगा पक्का ही, पक्का ही एक क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप गलत करोगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा नॉर्सेट में कि भाई स्क्रीनिंग में कितने क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया, स्क्रीनिंग के 3 क्राइटेरिया, इधर आओ। पहला एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा रिपीटेबिलिटी, तीसरा एक्यूरेसी। कितने क्राइटेरिया? 3। क्या मतलब हुआ? कोई भी पर्सन की स्क्रीनिंग करोगे, सबसे पहले पेशेंट बोलेगा हाँ कर लो, एक्सेप्ट करेगा। जब आप टेस्ट करोगे तो गलती होने की गुंजाइश रहेगी, दैट्स कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड प्रिसीजन, दैट्स कॉल्ड चेंज। इसका मतलब इसमें चेंज होगा। एक्यूरेसी का मतलब आप टेस्ट करोगे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। टेस्ट की वैलिडिटी को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। इसमें राइट या रॉन्ग मतलब क्या, गलती कोई मिस्टेक हो गई तो पहले पर्सन हाँ भरेगा, फिर राइट रॉन्ग, फिर इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कितने क्राइटेरिया होते हैं? 3। कौन कौन से? लिख दो पहले, एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और पहले 3 नंबर तीनों ही नाम लिखो, वैलिडिटी। फिर वापस हेडिंग लगाओ। एक्सेप्टेबिलिटी में कुछ नहीं लिखना। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है बस एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न कंसेंट दे दिया, बात खत्म। 3 नंबर कौन कौन लिखोगे? एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और 3 नंबर पे लिखोगे वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी। अब वापस नंबर 1 हेडिंग लगाओ, उसके आगे लिख दोगे कुछ भी नहीं, सवाल नहीं आएगा। नंबर बी के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटेबिलिटी। अब रिपीटेबिलिटी क्या होती है इसको समझना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना, चूक जाओगे। रिपीटेबिलिटी देखो मैं क्या बोल रहा हूं अब। रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है रिपीट करना। कोई भी टेस्ट आप करे हो, रिपीट क्यों करते हो? गलत हो गया तो रिपीट 2 वजह से होता है। एक काम करने वालों की वजह से, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर वेरिएशन। एक बायोलॉजिकल वेरिएशन, कोई टेस्ट में गलती आ गई, जो आप कार्ड कर रहे हो वो कार्ड ही खराब है तो बायोलॉजिकल। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हो, आप केमिकल यूज कर रहे हो, उसकी वजह से वापस करना पड़ रहा है। ऑब्जर्वर वेरिएशन 2, एक होता है इंटर ऑब्जर्वर। कौन सा? इंटर, सुनना मेरी बात आराम से समझना, इंटर ऑब्जर्वर। एक होता है इंट्रा ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर का मतलब है मॉर्निंग में नर्सिंग ऑफिसर थी सुनीता, इवनिंग में था सुनील। मॉर्निंग में सुनीता ने जाते जाते बोला कि मैंने इस पेशेंट का शुगर चेक किया था, इसका 92 था, 90 था, इसने सुन लिया 19। 2 पर्सन के बीच में, 2 पर्सन के बीच में कोई एरर होता है उसको बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब 2 पर्सन के बीच में की वजह से टेस्ट को रिपीट करना पड़ रहा है। इंट्रा ऑब्जर्वर, एक नर्सिंग ऑफिसर थी संजना, जिसने पेशेंट की शुगर की, फिर बातों में लग गई की तब ली, जब शुगर की थी तब 109 थी और लिखते समय लिख दिया 51। तो बताओ इसको किसी ने बताया क्या? क्या ये 2 पर्सन की प्रॉब्लम? नहीं, इसको बोलेंगे इंट्रा। इंट्रा मतलब एक ही पर्सन की वजह से एरर, इंटर मतलब 2 पर्सन की वजह से एरर। इसको रिपीटेबिलिटी बोलते हैं, इसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं, इसको प्रिसीशन बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये समझ आ गया आपको 2 बातें। रिपीटेबिलिटी में एक ऑब्जर्वर, एक बायोलॉजिकल। ऑब्जर्वर 2 प्रकार का। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, मुझे लगता हो गया।
अब तीसरा जिसको बोलते हैं वैलिडिटी एक्यूरेसी। वैलिडिटी का मतलब आप टेस्ट कर रहे हो, इसके दो फैक्टर होते हैं। एक होती है सेंसिटिविटी, जिसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम था येरूशलेमी, और एक होती है स्पेसिफिसिटी। मान लो आप किसी मरीज का मलेरिया टेस्ट कर रहे हो, मलेरिया अगर पॉजिटिव आता है, जिस मरीज को डिजीज है और पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव, इसका मतलब वो मरीज सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव का मतलब होता है कोई भी पेशेंट जिसको कोई भी टेस्ट 100% पॉजिटिव है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। दैट्स कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। पक्का ही पॉजिटिव है मतलब सेंसिटिव है। स्पेसिफिसिटी का मतलब 100% नेगेटिव। स्पेसिफिसिटी, किसी पर्सन को डिजीज है और टेस्ट पॉजिटिव आता है, डिजीज प्रेजेंट एंड टेस्ट पॉजिटिव, दैट्स कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। ऐसे लिखना है आपको, डिजीज प्रेजेंट टेस्ट पॉजिटिव, दैट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी एंड ट्रू पॉजिटिव। हो गया? वापस बैक जाना पड़ेगा क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे जिसका नाम होगा, कौन सी, क्या पढ़ना है बताना। देखो अब 3 टॉपिक बचे हैं। कम्युनिटी में एक बचा है कोविड, एक आप बता रहे हो डिजास्टर, एक इंपॉर्टेंट डे। मेरे हिसाब से बाकी सब हो गए, और कुछ हो तो बता दो। मेरे हिसाब से 3 टॉपिक बचे हैं। रिपीटेबिलिटी को रिप्रोड्यूसिबिलिटी, प्रेसिशन, कंसिस्टेंसी ये बोलते हैं। मेरे हिसाब से 3 टॉपिक बचे हैं, कोविड, डिजास्टर, इंपॉर्टेंट डे। कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट होता है? क्या पढ़ोगे? डिजास्टर पढ़ लें अभी? कमिटीज नहीं हुई? हो गई कमेटी? कमेटी नहीं हुई क्या? हो गई कमेटी। कमेटी पढ़ा दी मैंने। बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ रखा है, आप इमरजेंसी में देखो अपनी क्लास में। हाँ, इम्पोर्टेंट डे, पहले डिजास्टर पढ़ लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट डे, फिर कोविड, और कमेटी हो रखी है। ऐसे मत बोलो इम्यूनाइजेशन हो गया। अपनी अपनी क्लास देखो ना, ऐसे नींद में फेंक रहे हो। मुझे पता है 3 ही टॉपिक बाकी है, आपके कहने से थोड़ी होगा। बायोमेडिकल वेस्ट आपने पढ़ लिया इमरजेंसी में, इमरजेंसी में पढ़ लिया, बात एक ही है। कहीं से पढ़ो, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, एक ही बात है। कमेटी हो चुकी है, 3 ही टॉपिक है, कोविड, इसके बाद में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मेरी तो टोटल 7 ही क्लास बची है, 2 क्लास ये होगी और 5 न्यूट्रिशन की होगी, 6 न्यूट्रिशन की, 6 और 2 8 क्लास में मेरा सिलेबस खत्म। देखो आप बोल रहे हो सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? पीडीएफ पूरी नहीं हुई क्या? कम्युनिटी पूरी नहीं हो रही क्या? हो गई। इमरजेंसी हुई कि नहीं हुई? हो गई। फार्मा हुई कि नहीं हुई? हो गई। साइकेट्रिक हुई कि नहीं हुई? हो गई। ओबीजी का लगभग लेबर तक हो रखा है कि नहीं हो रखा? 30-40 क्लास, कुछ ही बची है क्लास, 10 एक क्लास, 15 क्लास बची है बस। ओबीजी की 10 से 15 क्लास, ठीक है। मेरी न्यूट्रिशन की 6 क्लास, ठीक है। एमएसएन में देखो, एंडो हो गया, कार्डियो आई थिंक हो गया, जीआईटी हो गया, नर्वस चल रहा है, इंटीग्यूमेट्री हो गया, रीनल शायद हो गया,
2-3 सिस्टम होंगे एमएसएन के, मतलब बचा क्या है, ओबीजी की 10-15 क्लास, एमएसएन के 2-3 सिस्टम और न्यूट्रिशन। मोस्ट प्रोबेबली तो आपका लगभग हो ही रहा है। हाँ हो रहा है ना, एनएफएचएस सर्वे, हाँ बिल्कुल, वो तो क्या है, बेसिक है एकदम, पढ़ा देंगे उसको भी। रीनल नहीं हुआ, 2 या 3 ब्लड बचे, 3 एमएसएन के सिस्टम होंगे। 1 महीना पड़ा है ना आपका, 2 अक्टूबर को बैच लॉन्च हुआ था, ये तो आपको पता है ना। 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ते, अब बंद हो गया है। लिखो डिजास्टर। डिजास्टर देखो, डिजा इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, सुनो अच्छे से मेरी बात, देखो कैसे कैसे कूद रहा है। डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा जो किसी पैसे का लॉस हो जाए, किसी इंसान की जान चली जाए, हेल्थ चला जाए, कुछ लोग प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, उसको डिजास्टर। डिजास्टर क्या, एक तो ह्यूमन मेड का मतलब कोई है, कोई बम धमाका कर दे, जैसे ये आतंकवादी चोटे, ये हो गए टेररिस्ट, कोई बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए कहीं पर, कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड्स आ जाए, ये मैन मेड नहीं है। टेररिस्ट अटैक हुआ, ये कुछ मैन मेड हो सकता है, ये तो अपने स्ट्रक्चर कोलैप्स, ये तो अर्थक्वेक है, नेचुरल अर्थक्वेक, वे तो क्या है, ह्यूमन मेड नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई सवाल आ सकता है, नहीं आ सकता, ये बेसिक ज्ञान है कि ये डिजास्टर में होता है। अब आपको डिजास्टर के फेज होते हैं। एक एजेंसी है जिसका नाम है फेमा, क्या नाम है, फेमा, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, सुन लो। जैसे आपने प्रिवेंशन पढ़ा था, सुनो रे, आपने प्रिवेंशन पढ़ा था क्या, प्रिवेंशन पढ़ा क्या, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी। प्राइमोडियल का मतलब होता है रिस्क फैक्टर को ही खत्म कर दो, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। प्राइमरी का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करो जिससे कि अगर बाई चांस कुछ हो ही ना, तो उसको बोलते हैं प्रीपेयर्डनेस। फिर बोलता है तुरंत रेस्पॉन्स करो, उसको बोलता है सेकेंडरी को बोलेंगे रेस्पॉन्स। थर्सरी को बोलेंगे क्या, सबसे लास्ट क्या नाम देंगे उसको, उसको देंगे अपन नाम ये रिकवरी। तो देखो एग्जांपल बता रहा हूं आपको, समझ में आया, ये है प्राइमोडियल, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये थर्सरी। सर एक्सप्लेन करो। तो देखो, जब किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो ही ना, उसके लिए ही अपन रिस्क फैक्टर को खत्म कर दिया, मिटिगेशन। फिर बाई चांस हो जाए तो उसकी पहले से तैयारी करके रखो, जैसे कि रेस्क्यू की, अगर कोई फंस जाएगा तो उसे निकालने की, कैसे निकालेंगे उसके काम करने वाले लोगों के ट्रेनिंग की, दैट्स कॉल्ड प्रिपेयर्डनेस। अगर हो जाता है तो फटाफट जल्दी से जल्दी साइट पे पहुंचना, जिंदगी बचाना, क्या कहलाता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और वापस एक बार भयंकर भूकंप आ जाए तो वापस लोगों को कुछ टाइम बाद थर्सरी। जैसे किसी का फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा वापस चलने की एक्सरसाइज करवाई जाती है ऑपरेशन के 1 महीना बाद। तो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो वापस लोगों को घर बना के देना, प्री लाइफ लाना, ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाना, दैट्स कॉल्ड रिटर्न टू नॉर्मल सिचुएशन आफ्टर द डिजास्टर, दैट्स कॉल्ड रिकवरी।
प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी। तो इसको बोलते हैं फेमा के अकॉर्डिंग 4 कलर। कितना? MPRR। बस हो गए 4 कलर। ये हो चुके हैं रिस्पॉन्स, ये हो चुका है रिलीफ, रेस्पॉन्स, रिकवरी फेज। अब आता है एक्शन टेक। अगर आग लग जाए, सीधा आग की बात करो, इधर आओ। अगर आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? इसके लिए रेस फिनोमिना पढ़ चुके होंगे आप। अगर फायर, आग लग जाए, इमरजेंसी में नहीं पढ़ा क्या? ये पहले बताओ। रेस पास नहीं पढ़ा आपने इमरजेंसी में? सही सही बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया आपने मेरे को लगता है, हालांकि 2 मिनट का है, बट पढ़ लिया आपने। रेस और पास पढ़ा कि नहीं पढ़ा इमरजेंसी? पढ़ लिया ना? जल्दी बोलो। तो फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? रेस का मतलब है रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विशर। फिर आता है पास, पुल, वो पढ़ लिया। तो रेस और पास। अब आता है ट्राइज। ट्राइज भी शॉर्ट टू हो गया, ये तो रैपिड हॉस्पिटल प्रायोरिटी। अब आता है एक लास्ट बच गया, दैट्स कॉल्ड ग्राइफ। दैट्स कॉल्ड, ये पढ़ लिया हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रायोरिटी है, वो भी हो गया। अब आता है ग्रीफ। बताओ ग्रीफ क्या होता है? स्टेज ऑफ ग्रीफ, ये नहीं पढ़ा आपने। ये पढ़ते ही अपना मामला खत्म। ये नहीं पढ़ा, मुझे पता है। अब देखो, स्टेज ऑफ ग्रीफ, जब किसी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, कोई फैमिली है, कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई लविंग ऑब्जेक्ट चला जाए, कोई बहुत हरदिल अजीज शख्स चला जाए, या तो ये, या कोई पर्सन है जो हेल्दी है और उसको अचानक से कोई डिजीज हो जाए, तो उसकी बॉडी कैसे कॉप करती है, वो मानता कैसे है। या अचानक आपको कोई गलत, भारी गलत न्यूज सुनाए जो आपको दिल दहलाने वाली हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीफ। ग्रीफ इज ए नॉर्मली इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द पर्सन accept according to mental mechanism। एक एलिजाबेथ कुबलर रोस नाम का एक पर्सन था, जिसकी बुक का नाम था डेथ एंड डाइंग, जिसमें ग्रीफ की 5 स्टेज बनाई गई थी। कितनी? 5। पहला था DABDA। क्वेश्चन क्या क्या आएगा सुनो। ग्रीफ कौन सी बुक में है? डेथ एंड डाइंग में। किसने डिस्कवर की? कुबलर रोस ने। डाबडा में ए का मीनिंग क्या है? डाबडा में डी का मीनिंग क्या है? डाबडा में बी का मीनिंग क्या है? डाबडा में इस डी का मीनिंग क्या है? डाबडा में इस ए का मीनिंग। आपको वैसे कैसे याद रखना? सबसे पहले का मतलब है डिनाइल, फिर आता है एंगर, फिर होता है बार्गेनिंग, फिर होता है डिप्रेशन, फिर होता है एक्सेप्टेंस। इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करो। पढ़ा दिया ना ये भी? बस हो गया, फिर ये भी पढ़ा लिया। हॉस्पिटल प्रायोरिटी नहीं हुआ, ठीक है। ये चलो खत्म कर लेते हैं, ये पढ़ा लिया, बहुत अच्छा। सुनो, इसको भी खत्म कर लेते हैं। डाबडा का मीनिंग ये होता है, मान लो किसी, मैं अगर हॉस्पिटल में गया, मेरे को पेन एब्डोमेन था बहुत लंबे समय से, 10-15 दिन से, मान लो मेलिना था, डिसेंट्री था। डॉक्टर ने मेरा इन्वेस्टिगेशन किया, कोलोनोस्कोपी किया, बायोप्सी किया, और पता चला कि मेरे को कोलन कैंसर है। ठीक है, तो डॉक्टर मेरे को बुला के बोलेगा आपको कोलन कैंसर है। मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा? गलत बात, हो ही नहीं सकता, मेरे को तो ऐसे ही कुछ हुआ है। मैं मानूंगा ही नहीं किसी भी हालत में, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा।
मैं बोलूंगा दिमाग खराब है तुम्हारा, हो ही नहीं सकता, मेरे को तो ऐसे ही GIT गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ होगा। कैसे? पहले मैं गुस्सा करूंगा, मानूंगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, एनी हाउ कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानने वाला, दैट्स कॉल्ड डिनाइल। फिर मेरे को गुस्सा आएगा, तुम लोग कैसे हो यार, कैसे टेस्ट कर लेते हो, पता ही नहीं तुम्हें, ऐसा डिसेंट्री हुआ, नॉर्मल ब्लीडिंग हुआ, 10 दिन आपने कैंसर बोल दिया, मैं गुस्सा करूंगा, दैट्स कॉल्ड एंगर। फिर गुस्सा करने के बाद मैं डॉक्टर के पास वापस जाऊंगा, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होगा, सर प्लीज टेस्ट वापस करो, मैं या तो किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगा या सेम डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा प्लीज कोई दूसरा टेस्ट करो, बार्गेनिंग करूंगा। बोलते हैं ना आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो, गोभी 40 रुपए किलो, ले लो भाई ले लो, आलू भी है टमाटर भी, ऐसे बोलते हैं ना लोग, वो बार्गेनिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? वापस जाके बोलूंगा कुछ और टेस्ट करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट्स कॉल्ड बार्गेनिंग। फिर भी वो टेस्ट करवाएगा, फिर भी रिपोर्ट वही आएगी, फिर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, फिर एक्सेप्ट, लास्ट में बोलूंगा हाँ भाई हो गया मुझे, ऐसे ही होता है, उसको बोल रहे हैं डाबडा, ये याद रखोगे। हाँ, हॉस्पिटल की प्रायोरिटी आपको नहीं हुई है, चलो हॉस्पिटल की प्रायोरिटी सुनो। डिजास्टर साइट पे ग्रीन को प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रायज का मतलब होता है सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल के अंदर रेड को प्रायोरिटी दी जाती है, रेड को इमरजेंसी माना गया है, येलो को सेकंड, अर्जेंट बाद में आता है, इमरजेंसी पहले होती है, अर्जेंट बाद में आता है, ग्रीन नॉन अर्जेंट, ब्लैक का मतलब डेथ, लगभग मान लिया डेथ। ये क्यों होता है? अपने गांव में PHC है, गांव में CSC है, वहां पर नहीं होता, जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बेड मान लो 50 या 100 या 200 है, इमरजेंसी में लोग एक साथ 1000 आ जाए, तो पहले किसको देखना है? बाहर स्क्रीनिंग एरिया होता है, स्क्रीनिंग एरिया पे डॉक्टर बैठा होता है, नर्सिंग ऑफिसर बैठा होता है, वो वाइटल्स देख के डिवाइड कर देते हैं पेशेंट को 4 अलग अलग कलर में, ये रेड, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लैक। रेड का मतलब अभी का अभी देखना है, अंदर भेजो। येलो का मतलब 30 मिनट वेट करवाओ, इसका मतलब 2 घंटे वेट कराओ, इसको तो मान लो डेथ है। आया समझ में? डिजास्टर साइट पर प्रायोरिटी किसको देंगे? ग्रीन को। ये खत्म, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल। अब क्या बताएं? अब इम्पोर्टेंट डे और डेट। इम्पोर्टेंट डे बचा है, कोविड बचा है, कमेटी हो गई 2 क्लास, अपन 2 क्लास में ये पूरा हो सकता है, 2 क्लास में कम्युनिटी हो जाएगी, 6 क्लास में न्यूट्रिशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।